आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिपाही की माँ एकांकी, जिसे लिखा था मोहन राकेश जी ने। यह एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। गांव का साधारण घर है जिसमें बिशनी नाम की एक औरत अपनी 14 वर्ष की बेटी मुन्नी के साथ रहती है। उस औरत का एक बेटा भी है जो वर्मा की लड़ाई में गया हुआ है, जिसका नाम है मानक। माँ और बेटी दोनों दिन रात मानक की चिट्ठी का इंतजार करती हैं कि कब वो चिट्ठी लिखेगा। गांव में एक डाक वाली गाड़ी आती है तो मुन्नी कहती है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। बिशनी कहती है, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी? मुन्नी, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। बिशनी कहती है, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पिसलन का मिनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिशनी कहती है, ये मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुन्नी कहती है, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। बिशनी कहती है, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी कहती है, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो। बिशनी कहती है, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ चिट्ठी लिख डाले। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह परान लेकर बैठी रहेगी। न दीदी को यह बात तो सोचनी चाहिए। मुन्नी कहती है, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। इसके बाद मुन्नी और बिशनी दोनों वर्मा की दूरी के बारे में बात करने लगती हैं। मुन्नी कहती है, बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? बिशनी कहती है, चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मुन्नी कहती है, चौधरी यह भी कहता है वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। बिशनी कहती है, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी कहती है, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज से ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो? बिशनी कहती है, ऐसी काली जबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाएं। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? बिशनी और मुन्नी बर्मा की दूरी के बारे में बातचीत करती रहती हैं। तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है। वह पहले वर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है और फिर मुन्नी की शादी के बारे में। कुंती कहती है, कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर से लड़ाई हो रही है। बिशनी, यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? चौधरी रोज घर बैठे खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले, सब सच है। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई हैं। तूने अभी इसके लिए कोई घर वर देखा है या नहीं? बिशनी कहती है, वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती कहती है, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रख कर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धनों का भी अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में भी कितनी दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है? बिशनी, नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह के गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। फिर कुंती कहती है, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिशनदेही लड़ाई का मुँह शेर का मुँह है।
शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं भी खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है। कि कुंती बिश्नी से कहती है कि तुम्हारा बेटा जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलेगी। तो अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता जल्दी से जल्दी ढूंढ ले, क्योंकि उसके आने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं। उसी समय वहां दीनू कुम्हार आता है और बताता है कि 2 जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं। दीनू कहता है, 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई हैं। उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। फिर दीनू कहता है, वे तेरे घर के तरफ ही आ रही है। मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। इतना कहकर दीनू वहां से चला जाता है। में वे दोनों लड़कियां वहां आ जाती हैं और चावल दाल मांगने लगती हैं। पहली लड़की बोलती है, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। फिर दूसरी लड़की कहती है, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यास से आ रहे हैं। पहली लड़की फिर बोलती है, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। कुंती कहती है, ये लड़कियां क्रिश्चियन नहीं हैं, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते हैं। विष्णी कहती है, हाय री, तुम इस तरह भी क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। पहली लड़की बोलती है, पहले जब घर बार था तब बात और थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया। रोज वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया। फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। मुन्नी कहती है, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। दूसरी लड़की कहती है, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। विष्णी और मुन्नी एक साथ कहती हैं, तुम लोग बर्मा से आई हो? पहली लड़की कहती है, हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों की जानें चली गई हैं, जिनको जिधर रास्ता मिलता है उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी, हम लोग आप लोग के ही आसरे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घर में मिल जाता है उसी से। बिश्नी कहती है, क्यों री, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है? पहली लड़की कहती है, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। मुन्नी कहती है, तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई हो? पहली लड़की कहती है, जी हाँ, जान बचाने के लिए यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं। हम में से एक औरत दलदल में फंस कर वहीं रह गई। फिर मुन्नी कहती है, माँ ये कहती है वहाँ से पैदल चलकर आई है, और चौधरी कहता था वहाँ पानी वाले जहाज से आते जाते हैं। पहली लड़की फिर कहती है, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्तों में ही डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। बिश्नी कहती है, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डुबोने के लिए भेज देती है। पहली लड़की कहती है, फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाजों जहाजों में लड़ाइयाँ होती हैं। उधर से जापानी जहाज गोली चलाते हैं, उधर से अंग्रेजों के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिश्नी की चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो जाते हैं। फिर मुन्नी कहती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते में फौजी नहीं भाग कर आ सकते। फिर पहली लड़की कहती है, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। विष्णी के सिहर जाती है और कहती है, हाय नहीं,
फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों जाएगा, वे इतने अनजान थोड़े ही हैं। फिर दूसरी लड़की कहती है, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें मुट्ठी भर चावल दे दीजिए। कुंती कहती है, हमारे यहाँ खाने को चावल नहीं, इन लोगों को चावल चाहिए। बिश्नी मुन्नी को आवाज़ देती है और कहती है, जा अंदर से हड़िया से कटोरी भरकर चावल ले आ। बिश्नी फिर कहती है, क्यों री, बर्मा से यहाँ आने में कितने दिन पैदल रास्ता है। पहली लड़की कहती है, दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और न पहुँच पाए तो कभी न पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल हैं, फिर जंगली जानवर हैं और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। यह सब सुनकर विष्णु का हृदय कांप उठता है। उससे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। कुंती और मुन्नी उसे ढाढ़स बंधाती है। कुंती कहती है, तू इस तरह दिल को हल्का कर रही है, क्या पता ये बर्मा से आई है कि कहाँ से आई हैं। मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि। मुन्नी कहती है, माँ मैं तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र हो रही होगी। विष्णु कहती है, मैं कब कहती हूँ उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी कहती है, और क्या पता माँ, भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो इसलिए उन्होंने चिट्ठी न लिखी हो। विष्णु कहती है, क्या पता। मुन्नी फिर कहती है, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। कुंती कहती है, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, फिर इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। विष्णु कहती है, क्या मालूम। फिर विष्णु कहती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वो आप ही आएगा। यहाँ पहला दृश्य खत्म हो जाता है और फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है। वही आंगन है, समय है रात का। दोनों चारपाइयाँ आंगन में बिछी हैं। दाईं ओर चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी हुई है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिश्नी जलती हुई ढिबरी अंदर से आंगन में ले आती है। बिश्नी और मुन्नी आपस में बातचीत करने लगती हैं। बिश्नी कहती है मुन्नी से, तू अभी तक सोई नहीं। मुन्नी कहती है, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। बिश्नी कहती है, इतनी रात चली गई और तुझे अभी तक नींद नहीं आई। मुन्नी कहती है, तुम भी तो अभी जाग रही हो। बिश्नी कहती है, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिश्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है। मुन्नी करवट बदल कर माँ से कहती है, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिश्नी कहती है, अच्छा। फिर मुन्नी कहती है, उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमक रहे थे। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। बिश्नी कहती है, अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियों के कड़े बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें वह सारे गांव में दिखाती हैं। तब बिश्नी उसे प्यार भरे स्वर में कहती है, तेरा भाई तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े लाएगा। इसके बाद दोनों सो जाती हैं। स्वप्न में बिश्नी को मानक दिखाई देता है और वह उससे बातचीत करती है। वह बहुत बुरी तरह से घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिश्नी कहती है, मानक मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में वह कहती है, मानक तो सचमुच मानक ही है। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, माँ। बिश्नी चारपाई से उठ पड़ती है। अस्त व्यस्त भाव से कहती है, तो सचमुच तो मानक ही है, कहाँ है बेटे मानक। मानक कहता है, माँ। विष्णु कहती है, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ तुझे। मानक कहता है, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। विष्णु कहती है, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है। मानक कहता है, वाह वाह, उसको मैंने कई गोलियां मारी थी।
मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो मेरे पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी। बिशनी मानक से कहती है, तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक कहता है, दूध नहीं, पानी। और यहीं, वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी। उधर देख, अंधेरे में। वह आ तो नहीं रहा? बिशनी कहती है, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है। उठ, आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक कहता है, नहीं। पानी। बिशनी कहती है, यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। पहले थोड़ा सा कुछ खा लेता। मानक कहता, नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी। मानक कहता है, यह वही है, देख माँ, वह आ गया, वह देख। कभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिशनी सहम जाती है। सिपाही कहता है, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। मानक कहता है, यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिशनी कहती है, हाँ मेरे बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही कहता है, इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? बिशनी कहती है, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही कहता है, तू इसकी माँ है, पर तू देखने में तो इस वहशी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोली चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं, जानवर है, और तू कहती है तू इसकी माँ है। बिशनी कहती है, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहशी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही कहता है, यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, वह वहां जाएगा तो यह भी मारा जाएगा, और यहाँ रहेगा तो भी। बिशनी कहती है, नहीं, तू इसे नहीं मार सकता, देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख, ये सब घाव इसी के दिए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिशनी कहती है, तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ, यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है, 6 महीने साल हमें इसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं इसे कभी लड़ाई पर न भेजती। पर इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही हो जाएगी तो फिर इसे लड़ाई में नहीं भेजूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज ये इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? सिपाही फिर हंसता है और कहता है, मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है, उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ वह भी मर जाएगा। और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों देख, इसकी आंखों में तुझे वहशियाना चमक दिखाई नहीं देती? बिशनी कहती है, नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती हैं, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही कहता है, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूँ
इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख या कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। बिश्नी कहती है, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही कहता है, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। विष्णी कहती है, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक उसी समय उठता है और विभत्स स्वर में कहता है, मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं वैश्य हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वैश्य और जानवर से भी बढ़कर हूँ। मैं इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। विष्णी कहती, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं पर। विष्णी कहती, नहीं मानक, तू नहीं मारेगा। मानक कहता है, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। विष्णी चिल्लाती है, मानक, मानक। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती हैं। विष्णी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, मानक, मानक, जैसे मानक को रोक रही हो। तभी मुन्नी घबरा कर उठ जाती है और कहती है, माँ। विष्णी कहती है, मानक। मुन्नी फिर कहती है, क्या बात है माँ? विष्णी फिर कुछ खोजती है और कहती है, मानक। मुन्नी फिर कहती है, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। विष्णी कहती है, चिट्ठी आएगी और वह आप? मुन्नी कहती है, थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे, तुम आप ही कहती थी वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगे। विष्णी कहती है, कड़े और चूड़ियां? ओ मुन्नी। विष्णी मुन्नी को अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप 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 पानी बरसने लगता है। मुन्नी कहती है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ? विष्णी कहती, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी कहती है, सच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? विष्णी कहती है, हाँ बेटी, सच्चे मोतियों के कड़े होंगे। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चरपाई पर चली जाती है। विष्णी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में विष्णी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, ताती वाना लगाई, पार ब्रह्म सहाई, राखन हारे राखिया, प्रभु व्याधि मिटाई। और पर्दा गिर जाता है। यहाँ एकांकी का दूसरा भाग समाप्त हो जाता है। इस एकांकी में हम देखते हैं कि एक माँ के हृदय की वेदना को मोहन राकेश जी ने कैसे उभारा है। युद्ध की घटनाएं और उसकी समाचार जब एक माँ को प्राप्त होते हैं तो उसका हृदय कैसे छलनी हो जाता है। इस एकांकी में राकेश जी ने दूसरे विश्व युद्ध के समय सामान्य लोगों पर छाने वाले त्रासदी का चित्रण करते हैं। बताते हैं कि युद्ध जो है वो देश प्रेम के खातिर नहीं हो रहा, बल्कि अंग्रेजों के स्वार्थ के लिए भारतीय सिपाही कैसे खुद को मिटा रहे थे। उनका चित्रण भी इस एकांकी में हुआ है। सत्ताधारियों के स्वार्थ से प्रेरित युद्ध धन से मनुष्य को खरीद कर कैसे उसकी भावुकता और मानवीयता को नष्ट करके उसे वहशी जानवर बना देता है। मोहन राकेश जी इस एकांकी में यह दिखाना चाहते हैं। इस एकांकी में राकेश जी यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी सिपाही की जान उसके परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसका जीवन उसके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सिपाही अपने दुश्मन को देखते ही गोली मार देता है। उसे कुछ पता नहीं रहता कि सामने वाला उसका दुश्मन है, क्या है, कुछ नहीं पता है। उसे देखते ही सीधे गोली मार देना, यही उसका उद्देश्य रहता है। युद्ध में किसी की कोई आपसी दुश्मनी नहीं होती है। युद्ध में मानवता का कोई मूल्य नहीं होता है। सब जानवर की तरह एक दूसरे को बस मारने के लिए ललायित रहते हैं, अपने दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।